and that topic is moment of inertia. It's very important topic. आज सिर्फ दिमाग लगाना है. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लाइक सी इमेजिन इन केस ऑफ लीनियर मोशन इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ये वाला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइटर, सेकंड वन इज हेवियर, यानी पहले वाले का मास कम है, दूसरे वाले का मास ज्यादा है. ठीक है, m2 इज ग्रेटर देन m1. इन दिस केस we can say inertia of mass 2 is greater than inertia of mass 1. याद आ रहा है? We can say inertia of 2 is greater than inertia of 1. ओके, ये तो सबको पता ही होगा, पता नहीं हो तो मैंने अभी बता दिया. ठीक है, जितना जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. ठीक है, क्यों? बिकॉज सी अगर मान लो इसको डिस्प्लेस करना हो अपनी पोजीशन से, अगर इसको डिस्प्लेस करना हो और इसको भी डिस्प्लेस करना हो, इन दिस केस वी विल रिक्वायर मोर एनर्जी, वी विल रिक्वायर मोर फोर्स. क्यों? बिकॉज ये जो है अपने मास की वजह से यहाँ पे चिपका हुआ है. ठीक है, इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड वेरी इजीली. सो इसी को बोलते हैं इनर्शिया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये तो बात थी लीनियर मोशन की. दिस इज ऑल अबाउट लीनियर मोशन. ठीक है, लीनियर मोशन में ये सारी चीजें पड़ी थी, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा. ठीक है, इनर्शिया को मैंने ये भी बताया था, इट इज कॉल्ड जड़. याद है? यानी जो जल्दी से हटे नहीं अपनी पोजीशन से, बताया था, किसी को याद है? इनर्शिया मीन्स जड़, गुजराती में जिसे कहते हैं. लेट्स सी, ये तो था लीनियर मोशन के लिए. ठीक है, लीनियर मोशन में इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास इफ ऑल द अदर कंडीशंस आर सेम. अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, मान लो यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो, इन दैट केस ये आसानी से नहीं हटेगा, ये आसानी से हट जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग दैट इफ दिस बोथ आर हैविंग सिमिलर कंडीशन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स और बाकी सारे फोर्सेस भी सेम लग रहे हो, इन दैट केस इट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन मास. मास पे डिपेंड करेगा अगर उसको अपनी पोजीशन से हटाना हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन. ठीक है, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं. इमेजिन दिस इज अ डिस्क और ये भी एक डिस्क है. देयर आर टू डिस्क. या सच दैट दे आर हैविंग सेम साइज. ठीक है, साइज रेडियस सब कुछ सेम है. ओके, दोनों का रेडियस मास सब कुछ सेम है. ओके, so these are two discs, both are having same mass. इसका एक काम करते हैं, पहले मास को अलग अलग ले लेते हैं. ठीक है, लेट अस टेक डिफरेंट मास. मान यानी मान लो इसका मास थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी डिस्क है और ऊपर वाली ब्लैक वाली जो है वो थोड़ा छोटा है. नाउ इफ यू ट्राई टू रोटेट दिस डिस्क, थोड़ा 3D इफेक्ट भी दे देते हैं इसे, लगे कि भी डिस्क जैसा है. तो दिस इज द डिस्क और यहाँ पे भी इस ऑल्सो इज अ डिस्क. तो यहाँ पे दो डिस्क है, दोनों का मास अलग अलग है. ठीक है, दिस इज हैविंग मास m1, इसका मास है m2. ये दोनों का सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है. नाउ इफ आई ट्राई टू रोटेट दिस टू डिस्क अबाउट देयर मीन अबाउट देयर सेंटर, यानी यहाँ से इसको रोटेट करें लाइक दिस.
यहाँ से एग्जैक्टली वी आर रोटेटिंग दिस टू दिस। ये वाले डिस्क को ऐसे रोटेट किया, दिस डिस्क ऑल्सो इज रोटेटेड लाइक दिस। मतलब कौन से केस में रोटेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, M2 या M1? ये वाले केस में M1 बड़ा मास है। बोलो ब्लू वाला या ब्लैक वाला, M1 या M2, इन विच केस यू विल नीड मोर एनर्जी? यस ऑफ कोर्स M1, इसका मास ज्यादा है इसलिए इसको रोटेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। ये समझ में आ गया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही उसको रोटेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टायर ऑफ अ ट्रैक्टर एंड टायर ऑफ अ साइकिल, तो ऑब्वियसली जो साइकिल वाला टायर होगा वो इजीली रोटेट होगा। ट्रैक्टर वाला टायर है उसको रोटेट करना थोड़ा टफ होता है, भाई बिकॉज उसका मास ज्यादा होता है। जिसका जितना ज्यादा मास उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, दोनों में वो मास पे डिपेंड करता है। बट अदर देन दैट ये रोटेशनल मोशन में कुछ और एक क्वांटिटी भी है जिस पे डिपेंड करता है, और ऐसी सिचुएशन है जिसपे वो डिपेंड करता है। इट इज लाइक दिस, अगर मान लो ये जो है इसकी साइज छोटी है, ठीक है, इट इज लाइक M1, जैसा M1 है, ठीक है, वैसा ही है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। यस, दोनों का अभी मास सेम है, ठीक है, बोथ आर हैविंग सेम मास। अब मैं चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है ये रोटेशनल एक्सिस यहाँ पे ले आता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर से रोटेट हो रहा है, ये सेंटर, सेंटर देखो इसका इधर है, बट इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। तो बताओ ये वाले केस में कौन से केस में रोटेट करना इजी होगा, M1 या M2? विच इज इजी वन, इजी किस में रहेगा, M2 को रोटेट करना इजी है या M1 को? यस, M2 इज मोर इजियर, आदित्य, कृतिक, सही है, ठीक है ना। M2 वाले केस में वो इजीली रोटेट हो जाएगा, M1 वाले केस में वो इजीली रोटेट नहीं होगा। तो देखो दोनों का मास सेम है यहाँ पे, ओके, इवन दो दे आर हैविंग सेम मास, M1 इज इक्वल टू M2, दोनों का मास सेम है, फिर भी ये वाले केस में थोड़ा टफ होता है, ये वाले केस में M2 वाले केस में थोड़ा इजी रहता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज in case of rotational motion, in order to rotate anything it doesn't depend only on mass पे ही depend नहीं करता, mass के अलावा एक और physical quantity पे भी depend करता है, एक और situation में भी depend करता है, and that is the axis of rotation, ठीक है, axis of rotation का distance from center of mass, it depends on one more thing। देखो यहाँ पे ये center of mass है, मैं CM लिख रहा हूँ, और यहाँ पे rotational axis, ओके, रोटेशनल एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे भी वो डिपेंड करता है, ओके। यस वी कैन से रेडियस बट नॉट ऑलवेज रेडियस, बिकॉज ऑब्जेक्ट एज अ होल इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। अब देखो इसी केस में, अब अगर ये जो है इसे मैं एकदम एंड पे ले जाता हूं, ठीक है, इसको एकदम एंड पे ले गए, अब बताओ कौन सा इजी होगा रोटेट करने के लिए, M1 या M2? मास तो दोनों का सेम ही है। यस, इन दिस केस M1 विल बी इजियर टू रोटेट, समझ में आ रहा है, M1 जो है वो इजी होगा रोटेट करने के लिए कंपेयर टू M2, ठीक है ना। M2 में देखो M1 ये जो है वो बहुत ही दूर है, ये थोड़ा नजदीक है, ओके। इन दिस केस M1 जो होगा, M1 दिस विल बी इजियर टू रोटेट कंपेयर टू M2, ओके। तो दिमाग में आपके ये फिक्स होना चाहिए पहले दैट इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन में जो
रोटेट करने के लिए एनर्जी, जैसे लीनियर मोशन के लिए इनर्शिया होता है, ओके, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास पे भी डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों चीजों पे ये डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है। हमको ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, इसके ऊपर से थियरम भी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम एंड पैरेलल एक्सिस थियरम, जो कट हो चुके हैं। मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, बट नो नीड टू डिराइव दोस फॉर्मूलाज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लाइक इन केस ऑफ लीनियर मोशन वी हैव, लीनियर मोशन के लिए क्या होता है? इन केस ऑफ लीनियर मोशन वी हैव इनर्शिया। इनर्शिया यानी क्या होता है? इट इज जस्ट m, दैट इज मास। ठीक है, वैसे ही इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट इज, देखो वो मास पे डिपेंड करता है और एवरेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। इसको बोलूंगा k और उसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू मास इनटू k। क्या है यहाँ पे? k इज एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस जिसका नाम भी है रेडियस ऑफ गायरेशन। पहले समझ लेते हैं एवरेज रेडियस कैसा होगा। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस। रुको एक मिनट, ये रहा, रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस अगर ये रोटेट हो रहा है, इसके रोटेशन में क्या होगा? ये जो है ये यहाँ से ऐसे कुछ रोटेट होता रहेगा ना, यानी कि इसका जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा होगा, सेंटर यही रहेगा बट इट विल हैव डिफरेंट सर्कल्स। यहाँ पे भी जाएगा, पीछे की तरफ भी जाएगा, हर जगह जाएगा लाइक दिस, ऐसे पीछे भी जाएगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सो व्हेन इट इज रोटेटिंग एट दैट टाइम, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा ना, थोड़ी देर के बाद रोटेट हो रहा हो तो। वैसे ही 3 डायमेंशन में बाहर की तरफ भी आएगा, ओके, यहाँ पे भी जाएगा, सब जगह पे ये रोटेट होके आ रहा है। तो इन सबका जब एवरेज रेडियस निकालेंगे उसे बोलते हैं के, एंड के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये जो है इससे क्या बोलते हैं? दिस एवरेज रेडियस, से के इज कॉल्ड, के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये के क्या होता है? जितने भी रेडियस बन रहे हो, जितने भी, ओके, जैसे ये वाले केस में इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो जितने भी रेडियस बने उन सब रेडियस का एवरेज निकालना है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर, सेंटर से रोटेट हो रहा हो, तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा। जब एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर इट विल बी 0। ठीक है, ये वाले केस में 0 नहीं होगा। ये वाले केस में जब एवरेज रेडियस फाइंड करेंगे एट दैट टाइम वी हैव टू टेक स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो नेगेटिव का भी स्क्वायर हो जाएगा और पॉजिटिव का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग लिखते हैं के स्क्वायर। तो ये
अब अगर मान लो ये वाले केस में तो सारे रेडियस का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, ठीक है, कहीं पे भी अगर फाइंड करें फिर सेम मैग्नीट्यूड। मैं थोड़ा और डायग्राम बना के बताता हूँ, लाइक दिस। देखो, सॉरी, दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, यानी एक्सिस जो है वो यहाँ से पास हो रही है, सॉरी, यस, लाइक दिस, एग्जैक्टली सेंटर से कुछ ऐसे पास हो रही है वो एक्सिस, लाइक दिस। इन दिस केस क्या होगा, सब जगह पे अलग अलग रेडियस होंगे, ठीक है, सारे रेडियस अलग अलग होंगे, जैसे ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, इन सब रेडियस का स्क्वायर करके अगर हम लोग कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू, ओके, इन सब की एवरेज अगर मैं फाइंड करूं ये सारे रेडियस की, देन इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो ये वाले केस में तो सारे के सारे के और आर सेम ही होगा, ठीक है, एवरेज अगर फाइंड करें तो सब वैल्यू सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे पास हो रही है, इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहाँ से पास हो रही है थोड़ा ऊपर से, लाइक दिस, ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, जो ऑब्जेक्ट है पूरा रोटेट हो रहा है, ठीक है, इट इज रोटेटिंग एट दैट टाइम। देखो ये रोटेट होगा तो कैसा होगा, थोड़ी देर के बाद ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा ना, सेंटर दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, बट इट विल गो अप, थोड़ी देर के बाद वो इधर भी आएगा और रोटेट होते होते वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। इन दिस केस ये जो रेडियस होंगे वो रेडियस सारे के सारे अलग अलग होंगे, ठीक है, ये वाले केस में रेडियस सब सेम नहीं आएगा, जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ये वाला जो होगा दिस विल बी लेस, ठीक है, ये लेस और ये लीस्ट होगा यहाँ से, ये सारे के सारे रेडियस सेम नहीं होंगे, ठीक है, ऑल द रेडियाई आर डिफरेंट, ये सारे के सारे रेडियस डिफरेंट होंगे। तो ये वाले केस में जितने भी रेडियस है, जैसे मान लो ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, ये रेडियस है R3, R4, R5, इन सब का स्क्वायर करके एवरेज वैल्यू फाइंड करें, यू विल गेट द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एवरेज लेना है ना इसलिए n के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। आगे बढ़ते हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ओवरव्यू ले रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख दिया, बताओ कोई बताएगा यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, जो रेडियस ऑफ गायरेशन उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टेल मी। व्हाट विल बी इट्स यूनिट, यस, यूनिट होगा मीटर, m1 ही होगा, तो ये मास के लिए लिखा था आप लोगों ने m1 m2, ओके, तो यूनिट इज मीटर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1, बिकॉज कुछ भी हो, देखो ये एवरेज रेडियस है बट है तो रेडियस ही, और रेडियस का यूनिट क्या होता है मीटर, सो दैट्स व्हाई इसका यूनिट होगा m और डायमेंशनल फॉर्मूला होगी L1। So if m is a mass, sorry, m is a meter, is a unit of radius of gyration, if you find out unit of moment of inertia, तो देखो I is equal to क्या फॉर्मूला है, m into k square, ये फॉर्मूला है, तो I का वैल्यू देखो, मास यानी kg होता है, k यानी मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर इज a unit of मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा kg into मीटर स्क्वायर, और वी कैन से ग्राम into सेंटीमीटर स्क्वायर is unit of
एम आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोबाइल फोन नहीं है। अभी मैं जब भी एम आई बोलूँ तो आप लोग समझ लेना इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग इज m1 इंटू L2। ठीक है, तो जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड। बहुत द टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि भाई चलो एक दिन समझा दिया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे, वी कैन से इट इज अ मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुत सारा थिंकिंग लेवल इसमें चाहिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। और आज मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, या फिर मेरे पास देखता हूँ मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, अगर पीडीएफ पड़ा तो पीडीएफ भेज देता हूँ। वो आपको 10 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, जो पीडीएफ भेजूंगा उसको, ठीक है, 10 टाइम्स देखे बिना आप लोग लिखना। ओके, यानी ऐसा नहीं देख देख के 10 टाइम्स, देखे बिना 10 टाइम्स लिख लेना। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन, बहुत हेल्प करेगा। ओके, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत सारे। ओके, तो मैं आपको आज पीडीएफ भेजूंगा, वो गलती ना हो ये कर लेना। ठीक है, बिकॉज अभी आप लोग घर पे ही हो, यू विल बी हैविंग इनफ टाइम। अदर वो मसाज करते हैं बार बार लोग, या फिर अपने मोबाइल के अंदर भी वाइब्रेशन का वो सिस्टम होता है। हाउ इज इट, हाउ डज इट वर्क? तो वो भी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये डिस्क को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये दिस इज सपोज अ डिस्क, आई एम रोटेटिंग दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर, यानी इसका जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे पास हो रहा है। बट अगर ये डिस्क को मैं कट कर देता हूँ, इफ आई कट दिस डिस्क इनटू हाफ, एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर पार्ट कर देता हूँ लाइक दिस, एग्जैक्टली ऐसा सेमी सर्कल कर दिया। अब ये वाली डिस्क को जब मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, आई रोटेट दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट अगर ये डिस्क को रोटेट करेंगे, एट दैट टाइम वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। ओके, तो पूरी डिस्क को सेंटर से रोटेट करो, वाइब्रेशंस नहीं होंगे। बट अगर आधी डिस्क हो, यानी मास सिर्फ ये वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में मास नहीं है, अब अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे, एट दैट टाइम यू विल फील वाइब्रेशंस। और वैसे ही वाइब्रेशंस गाड़ी में भी होते हैं। पता है, गाड़ी में एक वेट रखते हैं, शायद आप लोगों को पता हो, ये व्हेन वो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करने जाते हैं, एट दैट टाइम आल्सो दे पुट वेट। देखो गाड़ी में कभी कभी देखना आप लोग, कुछ ऐसे वेट आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे ना ऐसे कुछ लगाया होता है वेट। ओके, गाड़ी के टायर्स में दैट वेट आल्सो इज केप्ट टू, ये वेट ऐसे रखे जाते हैं सो दैट उसका मोमेंट ऑफ, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एग्जैक्टली सेंटर पे रहे, और ये ज्यादा वाइब्रेट ना हो। ओके, और कोई एग्जांपल बताओगे आप लोग जो आपको पता हो? घर में भी, फैन में भी कभी कभी ऐसा होता है। फैन में अगर मान लो, जैसे ये सपोज अ फैन, ओके, ये फैन है अपना रेगुलर। ओके, ये ऐसा डिजाइन होता है सो दैट इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहे और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहीं पे रहे। बट अगर मान लो ये वाला पोर्शन में काट देता हूँ फैन में, अगर ये वाला पोर्शन ना हो, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ सेंटर में नहीं रहेगा, रोटेट तो यहीं से ही होगा। ठीक है, इट विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रहेगा, बट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं रहेगा। तो एज ए रिजल्ट अगर मान लो एक जो है वो निकाल के अगर हम लोग इसको रोटेट करते हैं, इट विल वाइब्रेट। ठीक है, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन होंगे। ऐसा सीलिंग फैन के साथ कभी मत करना। बट अगर आपके पास वो छोटी छोटी मोटर्स वाले जो होते हैं ना फैन, उसमें अगर आप लोग करके देखना, वो जबरदस्त वाइब्रेट होगा। एंड सिमिलरली अगर मान लो गाड़ी में से हवा निकल गई है, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ड्राइव द व्हीकल, या फिर एक्टिवा में ऐसा हो गया हो, या कोई किसी भी व्हीकल में ऐसा हो गया हो, इन दैट केस इट विल नॉट गो स्मूथली। ओके, बिकॉज उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है। नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। चलो अभी आगे एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था वो फॉर्मूला।
one more formula will be I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square। ये लिख लो फॉर्मूला, सिर्फ ये मैं बताता हूँ क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, इसी फॉर्मूला लिख दो अभी, नेक्स्ट स्क्रीन पे बताता हूँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देयर इज अ सिस्टम, मान लो एक ऐसी सिस्टम है जिस मास, ये एक मास है और ये दूसरा मास है, ये बोथ आर हैविंग सेम मास। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। डिस्टेंस इज 20 मीटर। ये वाला डिस्टेंस है 20 मीटर। चलो, इसका मास, पहले वाले का मास है 10 kg, दिस मास इज ऑल्सो 10 kg। बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास, चलो मान लो यहाँ से अगर मैं इसको ओरिजिन समझ लेता हूँ, दिस इज द वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन समझ लेते हैं, इज नॉट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको ओरिजिन समझ लेते हैं, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास मिलेगा? वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? बोलो जल्दी से, कितना डिस्टेंस दूर होगा सेंटर ऑफ मास ये वाली सिस्टम का? ये सर 10 सही है, बट 10 मीटर लिखो, आदत डाल दो यूनिट्स लिखने की। ये वाला डिस्टेंस होगा 10 मीटर। ओके, 10 मीटर दूर ये सिस्टम का सेंटर होगा। एकदम सिंपल है, देखो 20 मीटर है तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा ना, आधा डिस्टेंस में, दिस इज 10 मीटर, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इसको हटा देता हूँ, इसको भी ये चलो ये रखते हैं। अब अगर मान लो ये सिस्टम को मैं रोटेट कर रहा हूँ, इफ आई एम रोटेटिंग दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ओके लाइक दिस, जब ये रोटेट होगा तो ये वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? फाइंड कर पाओगे? मैंने फॉर्मूला तो बता दिया आपको, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज करके बताना है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली सिस्टम का कितना होगा? मैं बता देता हूँ, ये सही है जी, किसी ने लिखा है 2000, बट यूनिट नहीं लिखा। 2000 अगेन, कृतिक आनंद दोनों ने आंसर दिया है। यूनिट भी बताओ मुझे क्या आएगा, यूनिट के साथ लिखना है, हाफ या एक मार्क कट जाता है। यस, केजी इंटू मीटर स्क्वायर सही है कृतिक, एंड आनंद ऑल्सो। केजी पर नहीं आएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। देखो फॉर्मूला ये है, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, बस दो ही है, ज्यादा है ही नहीं। आई इज इक्वल टू क्या है, इट इज m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर। m1 का मास कितना है 10, डिस्टेंस कितना है उसका 10 का स्क्वायर प्लस m2 अगेन इट इज 10, r2 इज अगेन 10 का स्क्वायर, r2 यानी ये वाला डिस्टेंस दूसरे वाले स्फीयर का डिस्टेंस वो भी तो 10 ही होगा, टोटल 20 है इसलिए। तो दिस विल बिकम 2000 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, अब बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला भी मैंने लिखा है आप लोगों को, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2। आई गॉट 5 आंसर्स, बहुत सारे आंसर मिल गए। यस, महर्षि कृतिक आनंद ऋषना 100 मीटर जिसने लिखा है वो गलत है, बाकी सबके आंसर सही है। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी एवरेज रेडियस, देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे भी 10, दोनों साइड 10 10 हो तो एवरेज फाइंड करने की जरूरत भी नहीं होती, बट फिर भी अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट विल गिव k इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब वापस एक और फॉर्मूला से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, पता है ना मैंने लिखवाया था आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। चलो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यस 20 kg इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आया 10, 10 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या मिलेगा, विल गेट 2000 kg मीटर स्क्वायर। देखो वही आंसर आ रहा है, ये आंसर और ये आंसर देखो, फॉर्मूलाज आर डिफरेंट, m1r1 स्क्वायर लिया, इसमें mk स्क्वायर लिया, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। ओके, तो दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है i इज इक्वल टू mk स्क्वायर। करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके रिलेटेड शायद न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, एमसीक्यू जरूर पूछ सकते हैं, पर जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो नहीं आने वाला है, जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाला पार्ट है वो। तो जल्दी से ये वाला एग्जांपल लिखो एंड देन रेज योर हैंड। ये मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो दिस इज वन ऑफ द मास, इज वन मास और ये दूसरा मास, ठीक है, अगेन दिस अनदर, also is a mass। सबके मास सेम है, ठीक है, ऐसा इमेजिन कर दो। इन फर्स्ट केस फर्स्ट वाले केस में देखो दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज सेम फॉर बोथ, सेंटर ऑफ मास सेम है। अभी देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाले केस फर्स्ट वाला जो केस है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये रख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और ये वाले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन में इधर रख रहा हूँ, यानी इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं और इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 2। बताओ कौन सा इजी होगा रोटेट करना, 1 या 2, विच वन इज इजी टू रोटेट, इजी इजी, कौन सा वाला इजी होगा, यस सिस्टम 1 विल बी क्वाइट इजियर, व्हाई, बिकॉज उसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, ठीक है, दैट इज अवर
एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है, एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं कि 1 वाला जो होगा वो इजी होगा। अब देखो थियोरेटिकली देखते हैं, थियोरेटिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, इफ वी आर गेटिंग I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, वी आर गेटिंग I2, तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा? विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर, कौन ज्यादा जड़ होगा, कौन ज्यादा इजीली रोटेट नहीं होगा? ये सब कुछ लोग I1 बता रहे, I2 बता रहे, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। देखो ये वाला जो होगा, ये वाला जल्दी से रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है, ये रोटेट नहीं हो रहा, इसको मजा नहीं आ रहा रोटेट होने में। इसका मीनिंग क्या होगा, ये ज्यादा जड़ है, ये जो होगा I2 विल बी ग्रेटर देन I1, I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ओके, कोई डाउट हो तो बता दो अभी। ये वाला है वो जल्दी से रोटेट नहीं हो रहा, ये जल्दी से रोटेट हो रहा है, तो वी कैन से जो इजीली रोटेट हो जाए उसका इनर्शिया कम होता है। ओके, सो I2 इज ग्रेटर देन I1। अब ये प्रूफ देख लेते हैं इसका कि I2 ग्रेटर देन I1 कैसे होगा। देखो ये वाले केस में अगर ये वाला डिस्टेंस हम लोग चेंज कर देते, सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट आई एम शिफ्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दिस पॉइंट, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले कहीं और थी, सेंटर से पास हो रही थी, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। ओके, इट इज चेंज्ड इन सच अ वे दैट दिस मच डिस्टेंस इज 15 मीटर और ये वाला डिस्टेंस है 5 मीटर। जल्दी से बताओ ये सारी वैल्यूज क्या होगी, कौन सी वैल्यूज? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेड पोर्शन, ये जो आई दिख रहा है उसका आंसर क्या होगा, के का आंसर क्या होगा, एंड ये तो अगेन वही आंसर आना चाहिए। पहले आप लोग ये फाइंड करके देखो, आई और के, ये दो वैल्यूज मुझे बताओ जल्दी से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? Sorry, my mic was mute. So first answer is 2500 kg meter square. Another is 11.18. You can also write k square is equal to root of 125. ऐसा भी लिख सकते हैं. Sorry, only 125. K square is 125. तो वैल्यू रख के देखो, देखो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, टोटल मास इज 20, के का स्क्वायर देखो 11.18 का स्क्वायर करना इससे अच्छा यही ले लेते हैं 125, रख देंगे तो वैल्यूज क्या मिलेगी, विल गेट 2500, सेम आंसर जो यहाँ पे मिल रहा था हम लोगों को।
गलत है, केजी मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, केजी मीटर स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। तो देखो इससे क्या पता चला, व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाज एट द सेंटर, सेंटर पे जब था, एट दैट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट था, एट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज डिफरेंट। कितना था एट सेंटर? इट वाज 2000, बट जैसे ही ये शिफ्ट हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया। देखो वी हैव टू एक्सिस ओवर हियर, वन एक्सिस के लिए हम लोगों ने पहले फाइंड किया था विच वाज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, उसकी वैल्यू क्या थी? आई इज इक्वल टू 2000 केजी मीटर स्क्वायर। और दूसरी एक्सिस जो सेंटर से थोड़ा दूर है, उसके विद रिस्पेक्ट टू कितना आ रहा है? आई इज इक्वल टू 2500 केजी मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है, जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा ही था, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए I1, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले गए उसके लिए I2, तो I2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, I2 यहाँ पे I1 से थोड़ा बड़ा हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया not only depends on mass but also depends on the distance from the axis of rotation, distance of center of mass from the axis of rotation। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टपुट का एग्जांपल, शॉर्टपुट को कैसे? यस, शॉर्टपुट को ये बोल सकते हैं दैट इफ यू रोटेट शॉर्टपुट लाइक दिस एक्सिस, ऐसे रोटेट करना हो तो इट्स इजी, बट उसको अगर ऐसे रोटेट करना हो तो थोड़ा टफ हो जाता है, ये बोल सकते हैं। चलो भाई, आगे की जो थियरी है अभी, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वो आपको सिर्फ दिमाग में रखने, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी के लिए तो ऐसा ही है, फिर आगे सिस्टम चेंज होता है, डोंट नो, बट अभी के लिए ऐसा है दैट इट विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। पैरेलल एक्सिस थियरम, परपेंडिकुलर नेक्स्ट टाइम करेंगे, एक्चुअली टाइम भी खत्म हो गया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके रखना, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, डिस्क या कुछ भी इमेजिन करो। Now with respect to an axis which is passing from center of mass, center of mass से जो एक्सिस पास होती है, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे बोलते हैं IC। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड IC। IC का मीनिंग क्या होता है? इट इज MI about an axis passing from CM। एक्चुअली 5 मिनट के बाद दूसरा लेक्चर है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, हम लोग ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, ठीक है, दिस आई एम एंडिंग अप दिस लेक्चर, बाय। इसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा, यू विल बी एबल टू सी। और अगर डायरेक्ट चाहिए हो तो फिर वो चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। यू कैन गो आइदर वे। ठीक है, बाय।